लखनऊ का एक पारंपरिक मोहल्ला रामनगर में शांता देवी और उसका बेटा विनय रहता था। विनय की अभी अभी ही शादी हुई थी। शांता देवी बहू की आने के खुशी में लोगों से कहती है, अरे राम जी की दया देखो, बहू तो लक्ष्मी बन के आई है। जी मम्मी जी। माँ, अब आपको रिटायरमेंट मिल जाएगा। बहू आ गई, अब घर संभाल लेगी। अभी आई है, घर संभालने का शौक मत दिला, पहले तमीज और रीति संस्कार सीख ले। शुरुआत ही ऐसी है तो आगे क्या होगा, पर मैं कोशिश करूंगी सब अच्छा हो। अगली सुबह प्रियंका जल्दी उठकर रसोई में जाती है। वहाँ पहले से शांता देवी चाय चढ़ा चुकी हैं। मम्मी जी, मैं आपकी मदद कर दूं? मदद? बहू घर में नहीं है, काम सीखने आई है कि ऑफिस चलाने? ये कोई कॉर्पोरेट नहीं है, रसोई है। माफ कीजिए, मैंने तो बस सोचना बंद कर, पहले ये सीख कि हमारी रसोई में हल्दी कहाँ रखी जाती है। फोन पे रेसिपी देखना मत शुरू कर देना। शायद ये उनकी आदत है, पर मैं हाँ नहीं मानूंगी। फिर थोड़ी देर बाद शांता देवी की पुरानी पड़ोसन और दोस्त गुड्डी चाय पीने आती है। अरे वाह, बहू तो बड़ी सुंदर है। भाभी जी, अब तो आप आराम करो। सुंदर तो है, पर समय बताएगा कि काम में कितनी तेज है। आजकल की बहुएं दिखावे में माहिर है। मैं पूरी कोशिश करूंगी सबका दिल जीतने की। बिटिया, तू चिंता मत कर। शांता दीदी की आदत है, पहले तो डराती है, फिर खुद रोने लगती है। तू सब सीख जाएगी। फिर दोपहर का वक्त था। प्रियंका ने पहली बार खाना बनाया है। आलू की सब्जी, दाल, चावल, रोटी। वाह, बहुत अच्छा बनाया है प्रियंका। हाँ, अच्छा है, पर दाल में तड़का हल्का है। सब्जी में थोड़ी तेज मिर्च हो जाती तो स्वाद आता। अगली बार ध्यान रखूंगी मम्मी जी। अब बताइए मुझे कैसे बनाना है? कम से कम जवाब में बदतमीजी नहीं की। कुछ तो बात है इस लड़की में। फिर सभी लोग सोने चले गए हैं। शांता देवी बरामदे में बैठी थी। प्रियंका पानी लेकर आती है। मम्मी जी, पानी लीजिए, आज दिन भर आपने थकावट झेली होगी। थकान तो अब आदत बन गई है बहू, लेकिन तुमने आज मेहनत की, देखा मैंने। आपसे बहुत कुछ सीखना है मम्मी जी, बस आप साथ दें। शायद ये बहू बाकी बहुओं से अलग है, समय लगेगा, लेकिन इसे समझा जा सकता है। फिर दूसरे ही दिन सुबह का समय था। शांता देवी बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ रही हैं। प्रियंका रसोई से चाय लेकर आती है। मम्मी जी, आपकी अदरक वाली चाय बनाना तो अब मेरे लिए आसान हो गया है। चलो, अच्छा है, कम से कम अब चाय में स्वाद आने लगा है। मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि अगले हफ्ते से मैं अपनी पुरानी जॉब फिर से ज्वाइन कर लूं। ऑफिस वालों ने ऑफर दोबारा भेजा है। क्या कहा? बहू और नौकरी? अभी तो ठीक से घर संभाला नहीं जा रहा और बाहर जाने की सोच रही हूँ। मैं घर भी संभाल लूंगी और ऑफिस भी। आजकल बहुत सारी औरतें ऐसा करती है मम्मी जी। हमारे जमाने में बहुएं घर से बाहर नहीं जाती थी, घर ही उनका मंदिर होता था। आपका समय और आज का समय अलग है मम्मी जी। मैं आपके अनुभव की इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरा भी तो एक सपना है ना। ये लड़की तो एकदम सीधी बात करती है, पर जवाब भी तमीज से देती है। पर फिर भी नौकरी? अब इसके बाद तो रोटियां भी नौकर पकाएगा क्या? शाम को विनय आता है। प्रियंका और शांता देवी दोनों ड्राइंग रूम में हैं। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है। क्या बात है माँ, सब ठीक है? पूछो अपनी बीवी से। बहू नहीं, अब मैनेजर बनकर रहना चाहती है। घर तो जैसे रुकावट हो गया उसके करियर में। मैंने कोई गलत बात नहीं कही विनय, सिर्फ नौकरी दोबारा शुरू करने की बात की है। माँ, प्रियंका पढ़ी लिखी है, उसे बाहर काम करने का अधिकार है। हम उसे सपोर्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो। अब बहू बाहर जाएगी और मैं घर में अकेली काम करती रहूं। मैं भी बूढ़ी हो रही हूँ बेटा, ये सब समझ से परे है मेरे। मम्मी जी, मैं घर के कामों से भाग नहीं रही, मैं टाइम मैनेज कर सकती हूँ। ऑफिस जाने से कोई बहू बुरी नहीं होती। अगले दिन गुड्डी आती है। शांता देवी और प्रियंका दोनों के चेहरे पर चुप्पी थी। गुड्डी तुरंत माहौल समझ जाती है। क्या बात है दीदी, आज चाय नहीं बनाई आपने?
अब तो बहू की चाय पियो गुड्डी, ये तो ऑफिस ज्वाइन करने जा रही है। वाह बहू, तो अब तुम भी हम जैसी कामकाजी औरत बन रही हो, बधाई हो। थोड़ा डर लग रहा है आंटी, पर मैं संतुलन बना लूंगी। दीदी, आप ही कहती थी कि जमाना बदल गया है। अब बहुएं सिर्फ रोटियां नहीं, फैसले भी पकाती हैं। पर घर का क्या, जब सब बाहर भाग जाए तो घर में संस्कार कौन बोएगा? संस्कार बाहर जाने से नहीं मिटते दीदी, वो तो व्यवहार में होते हैं। और ये बहू तो बड़ों की इज्जत करना जानती है, डरने की जरूरत नहीं। रात को प्रियंका आरव को सुला रही है। आरव एक सवाल पूछता है। मम्मा, क्या आप रोज ऑफिस जाओगी? हाँ बेटा, लेकिन मम्मा तुम्हारे साथ होमवर्क भी करेगी और कहानियाँ भी सुनाएगी। तो दादी मेरे लिए कहानी सुनाएगी? अगर तुम कहो तो हाँ, दादी बहुत प्यारी कहानियाँ सुनाती है। फिर मम्मा और दादी दोनों बेस्ट है। प्रियंका की आंखें नम हो जाती हैं। प्रियंका शांता देवी के कमरे में जाती है। दोनों शांत खड़ी हैं। मम्मी जी, एक बात कहूँ? बोलो। मैं घर छोड़कर नहीं जा रही, मैं सिर्फ अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ। आप चाहे तो मैं टाइम टेबल बना लूंगी, जहाँ सब कुछ बैलेंस हो। तो मुझे बुरी नहीं लगती प्रियंका, पर डर लगता है कि कहीं रिश्ते ढीले ना पड़ जाए। मैं बहू से माँ जैसी बनना चाहती हूँ, बॉस नहीं। तो बनिए माँ, मैं बहू नहीं बेटी बनकर रहूंगी। बस मुझे थोड़ा सा आपका भरोसा चाहिए। शांता देवी कुछ नहीं कहती, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरती है। पहली बार दिल से। प्रियंका अब ऑफिस ज्वाइन कर चुकी है। घर और ऑफिस के बीच उसका दिन थका देने वाला होता है। शांता देवी हर रोज उसे चुपचाप देखती है, बिना कुछ कहे। लेकिन एक दिन शांता देवी रसोई में गुस्से से बड़बड़ाते हुए, अरे, आज फिर से टिफिन का डिब्बा बेसिंक में वैसा ही पड़ा है। कोई काम की फिक्र नहीं, बस बाहर का दिखावा। क्या हुआ दीदी? बहू से कुछ खटर पटर, बस पूछो मत। सुबह सुबह उठती नहीं, रसोई का हाल मत पूछ। घर क्या संभालेगी? बाहर जाके कॉर्पोरेट चमक रही है। प्रियंका ये बातें पीछे से सुन लेती है और दुखी हो जाती है। मम्मी जी, आप मुझे सीधे भी तो कह सकती थी ना, मैंने कोई काम जानबूझकर नहीं छोड़ा। तो अब बात सुनना भी सीख गई हो। बस ऑफिस की ट्रेनिंग का असर है। ये घर है प्रियंका, कोई मीटिंग नहीं जहाँ सॉरी कहने से सब ठीक हो जाए। शाम को विनय घर आता है। घर में तनाव का माहौल है। प्रियंका चुप बैठी है और शांता देवी गुस्से में है। क्या हुआ? आज घर में कोई बात नहीं कर रहा? तू ही पूछ ले अपनी बीवी से। दिन भर बाहर घूम कर आती है और घर का काम जैसे उसकी जिम्मेदारी ही नहीं। मैं बाहर घूमने नहीं जाती मम्मी जी, काम करती हूँ। आपकी बातें मेरी मेहनत का अपमान कर रही हैं। और मेरी मेहनत का क्या? 35 साल से मैं इस घर को चला रही हूँ। मैंने तो कभी थकावट का नाटक नहीं किया। माँ, प्लीज थोड़ा शांत हो जाओ। प्रियंका काम कर रही है, अच्छा ही कर रही है। आप क्यों इतनी नाराज है? इसलिए कि अब इस घर में मेरी कोई जरूरत ही नहीं रही। बहू सब कुछ कर सकती है, बाहर का भी, अंदर का भी। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त प्रियंका ने बाहर से खाने के लिए समोसे और मिठाई ला दी। उसे लगा सभी खुश होंगे, लेकिन मम्मी जी, आज मैंने आपकी पसंद की जलेबी लाई है और समोसे भी। चलिए चाय के साथ खा लीजिए। बाहर का खाना? ये घर है या होटल? तुम रोज घर का खाना टाल देती हो, अब तो रसोई भी बाजार चलाएगा। मम्मी जी, मैंने सोचा था कि आप खुश होंगी, पर शायद मेरी हर कोशिश ही आपको बुरी लगती है। क्योंकि उसमें घर की बात ही नहीं होती। रिश्ते सिर्फ मिठाई से नहीं बनते, जिम्मेदारी से बनते हैं। प्रियंका चुपचाप कमरे में चली जाती है। आरव देखता है कि उसकी माँ की आंखें भर आई हैं। फिर अगले दिन गुड्डी के पोते का बर्थडे था। पूरा मोहल्ला आमंत्रित है। शांता देवी और प्रियंका दोनों वहाँ जाती हैं। बातों ही बातों में शांता देवी कुछ ऐसा कह देती हैं, जिससे प्रियंका को शर्मिंदा होना पड़ता है। अरे प्रियंका तो अब ऑफिस में बड़ी अफसर हो गई है। दीदी, अब तो बहू रिटायर कर देगी आपको। हाँ, अब तो यही होना बाकी है। घर का खाना बाहर से आ रहा है, पूजा पाठ मोबाइल ऐप से हो रहा है
और बहू बन गई है मैनेजर माँ नहीं। प्रियंका चुप हो जाती है, लेकिन भीड़ के सामने उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मम्मी जी, आपने ऐसा क्यों कहा? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? शांता देवी बिना उत्तर दिए बस दूसरी तरफ देखने लगती हैं। अगले दिन प्रियंका ऑफिस से लौटते समय गिर जाती है। उसके पैर में मोच आ जाती है। डॉक्टर घर आकर चेक करता है। शांता देवी उसके कमरे में जाती हैं। प्रियंका को आराम की सख्त जरूरत है। स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा लग रहा है, जरा ध्यान रखिए। बहू तू ठीक है? मैं तो बस यही सोच रही हूँ मम्मी जी कि मैं ये सब क्यों कर रही थी, क्यों कोशिश कर रही थी सबका दिल जीतने की। शायद मैं कुछ ज्यादा सख्त हो गई थी। इसका दर्द मैंने नहीं समझा। प्रियंका के पैर में मोच है। वो बेड पर लेटी है। शांता देवी पास में बैठी हैं, लेकिन अब भी दोनों में चुप्पी है। आरव स्कूल से लौटता है और सीधा प्रियंका के पास आता है। मम्मी, आपका पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ? नहीं बेटा, अभी थोड़ा दर्द है। डॉक्टर अंकल ने कहा है ना, मम्मी को आराम करना है। तो अब आप ऑफिस नहीं जाओगी? कुछ दिन नहीं बेटा, और हो सकता है फिर से ना जा पाऊँ। पर आपने तो कहा था कि आप बहुत मेहनत करते हो, तो फिर आप क्यों नहीं जाओगी? कभी कभी बेटा, जब अपने दुखी होते हैं तो हम अपने सपने रोक देते हैं। शांता देवी ये सब सुन रही होती हैं। उनकी आंखें भर आती हैं। फिर रात को शांता देवी आरव के पास बैठती हैं और कहानी सुनाने लगती हैं। बीच में आरव अचानक सवाल करता है। दादी, आप मम्मी से नाराज क्यों हो? मैं नाराज नहीं हूँ बेटा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मम्मा जब आपके पास आती है तो मम्मी के चेहरे पे खुशी नहीं होती और आप भी उन्हें नहीं देखती। बेटा, कभी कभी बड़ों में मतभेद हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्यार खत्म हो जाता है। तो फिर बात क्यों नहीं करते दादी? जैसे मैं और नेहा बात करके झगड़ा सुलझा लेते हैं। शांता देवी स्तब्ध रह जाती हैं। उसे आरव की बात भीतर तक चुभ जाती है। अगले दिन सुबह शांता देवी खुद रसोई में जाती हैं और अदरक वाली चाय बनाती हैं। प्रियंका कमरे में लेटी है। शांता देवी ट्रे लेकर अंदर आती हैं। बहू, चाय बना लाई हूँ तेरे लिए। आप मेरे लिए? इतना तो कर ही सकती हूँ, जिसके लिए तू रोज दौड़ती है। मैंने तुझसे बहुत कुछ कहा जो शायद नहीं कहना चाहिए था। मम्मी जी, मैंने भी जवाब दिए जो शायद बहू को नहीं बेटी को देने चाहिए थे। तू बेटी ही है प्रियंका। बस मैं भूल गई थी कि बेटियां सिर्फ खून की नहीं होती, विश्वास की भी होती है। दोनों की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन पहली बार दिल से मुस्कान भी आती है। आरव का स्कूल प्रोजेक्ट है मेरा परिवार। वो प्रियंका और शांता देवी दोनों के पास बैठकर उनकी मदद मांगता है। दादी, मम्मा, मुझे एक ड्राइंग बनानी है, मेरा परिवार, उसमें कौन कौन होगा? तू ही बता बेटा, कौन कौन है इसमें? मैं, मम्मा, पापा, दादी और कोई भी। और हमारी प्यारी बहू भी। मम्मा तो बहू नहीं, मम्मा है। ठीक है, अब से सिर्फ मम्मा। तीनों हंसते हैं और तस्वीर में एक साथ मुस्कुराता हुआ परिवार बनाते हैं। यही आरव की असली जीत है। कुछ दिन बाद प्रियंका का पैर ठीक हो जाता है। अब शांता देवी खुद कहती हैं कि प्रियंका अपनी नौकरी फिर से शुरू करे, लेकिन अब एक शर्त के साथ। बहू, तेरे ऑफिस जाने का अब मुझे कोई एतराज नहीं, पर तू एक बात मानेगी? जी मम्मी जी। हर हफ्ते एक दिन हम दोनों साथ बैठेंगे। कोई काम नहीं, बस बातें, पुराने किस्से और अदरक वाली चाय। पक्का वादा, और हर हफ्ते नई रेसिपी भी। देख लेना, मैं भी तुझसे टिक्की बनाना सीख लूंगी। सब कुछ पहले की तुलना में बेहतर है। प्रियंका ऑफिस जा रही है। शांता देवी हंसते हुए उसे टिफिन दे रही हैं, लेकिन तभी विनय घर में घबराकर दाखिल होता है। माँ, प्रियंका, एक बड़ी दिक्कत हो गई है। ऑफिस से नोटिस आया है, मेरी नौकरी जा सकती है। क्या? लेकिन क्यों? तुम तो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ना। बजट कट है, पूरे डिपार्टमेंट को हटाया जा रहा है। मुझे बस 15 दिन का वक्त मिला है। बेटा,
तू परेशान मत हो, तू अकेला नहीं है, हम सब साथ हैं। लेकिन अब वक्त है सच्चे रिश्तों की परख का। फिर विनय नौकरी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। प्रियंका सैलरी से घर चलाती है, लेकिन मानसिक दबाव बढ़ रहा था। मैं कोशिश कर रही हूँ सब मैनेज करने का, लेकिन ऑफिस का स्ट्रेस और घर दोनों मिलाकर बहुत भारी लगने लगा है मम्मी जी। बहू, तू अकेली नहीं है, तू ऑफिस संभाल, मैं घर, और आरव को मैं देख लूंगी। तू बस खुद को मत थका। मैं खुद को बेकार महसूस कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तुम मेरे लिए सिर्फ काम करने वाले नहीं हो विनय, मेरे हमसफर हो। हर रिश्ते का वक्त आता है और चला जाता है, हम साथ हैं, यही सबसे बड़ी कमाई है। रात को शांता देवी बैठकर पुराने बक्सों में कुछ ढूंढती हैं। वो अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकालती हैं और प्रियंका को बुलाती हैं। बहू, ये मशीन मेरे शादी के बाद की है। मैंने पहले भी इससे घर संभाला था, अब फिर से संभालूंगी। हम सब कुछ दोबारा बना सकते हैं, बस हौसला चाहिए। मम्मी जी, आप ये सब। सिर्फ बहू को बोझ तले नहीं देख सकती। जब तू मेरे लिए खड़ी हुई, अब मेरी बारी है। शांता देवी सिलाई का छोटा काम शुरू करती हैं। प्रियंका उसे सोशल मीडिया पर प्रमोट करती है। शांति क्रिएशंस नाम से उनका पेज बनता है। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगते हैं। मम्मी जी, आपके बनाए हुए पोटली बैग्स तो विदेश में भी पूछे जा रहे हैं। मतलब अब मैं भी डिजिटल हो गई। और मेरी मम्मी एक ऑनलाइन उद्यमी बन गई। एक दिन विनय को एक इंटरव्यू कॉल आता है। वह सिलेक्शन लेटर लेकर घर लौटता है। घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। मैंने जॉब पा ली, और वो भी पिछले से बेहतर। देखा, जो साथ होते हैं उनके इम्तिहान कभी हार में नहीं बदलते। अब चलो, तुम्हारे नए जॉब के लिए हलवा बनता है। और हाँ बहू, तेरे लिए स्पेशल अदरक वाली चाय भी। शांति क्रिएशंस की सफलता अब पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन चुकी है। मोहल्ले की महिलाएं एक दूसरे से बातें कर रही हैं। अरे सुना तुमने, शांता देवी और उनकी बहू मिलकर अब ऑनलाइन बिजनेस चला रही है। वो वही बहू है ना जो पहले ऑफिस जाती थी, अब सास के साथ काम करती है। बड़ा बदलाव आया है उनके घर में। चलो, अब बहू बेटियों को घर में बैठने की जरूरत नहीं, सब मोबाइल और मशीन से घर चला रहे हैं। क्या जमाना आ गया है। जमाना नहीं, सोच बदल गई है। जो साथ काम करे वही असली परिवार होता है। एक दिन प्रियंका को एक लोकल महिला उद्यमी मेले में बोलने के लिए इनविटेशन आता है। साथ ही शांता देवी को भी आमंत्रित किया जाता है। मम्मी जी, देखिए, उन्होंने हमें बुलाया है मंच पर बोलने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं क्या कहूँगी वहाँ, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं। आपका अनुभव ही आपकी डिग्री है मम्मी जी। आप जो सिखाती हैं वो कोई किताबों में नहीं होता। और आजकल मोबाइल पर वीडियो देखकर लोग पढ़ जाते हैं, तो अब डर किस बात का। कार्यक्रम में शांता देवी और प्रियंका को मंच पर बुलाया जाता है। लोग तालियां बजाते हैं। शांता देवी घबराई होती हैं, लेकिन प्रियंका का हाथ पकड़कर माइक पर बोलती हैं। हमने सिर्फ सिलाई नहीं की बहनों, हमने रिश्ता जोड़ा। पहले मैंने बहू को बेटी माना नहीं, लेकिन जब मैंने उसके सपनों को समझा तो मुझे अपनी पहचान भी फिर से मिल गई। मैंने सीखा, सास सिर्फ डांटने वाली नहीं होती, वो माँ भी हो सकती है। और जब एक माँ बेटी का हाथ थामे तो हर तूफान पीछे हट जाता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। एक नई इज्जत, एक नया अपनापन सबके सामने आता है। कुछ दिन बाद गांव से शांता देवी का बड़ा भाई और उसकी पत्नी घर आते हैं, पर वो पुरानी सोच के हैं। बहन, अब तो तेरा घर भी नाच गाने वाला हो गया है। बहू बाहर काम करती है, मंच पर बोलती है। ये सब हमारे समय में होता तो खानदान से निकाल दिए जाते। भैया, समय बदल गया है। औरतें अब चूल्हे तक सीमित नहीं रही। मेरी बहू घर भी संभालती है, काम भी करती है, और सबसे जरूरी, हमें जोड़ कर रखती है। तू अब बहू के सामने झुकती है। मैं भी झुकती हूँ चाची जी, क्योंकि हम सब साथ चलना सीख गए हैं, किसी को नीचा दिखाकर नहीं। ठाकुर साहब चुप हो जाते हैं।
शायद पहली बार उनके शब्द हारते हैं और सच्चाई जीतती है। अब मोहल्ले की कई महिलाएं शांति क्रिएशंस से सिलाई, डिजाइनिंग और सोशल मीडिया प्रमोशन सीखने आने लगती हैं। आंटी, मुझे भी अपने जैसा काम सीखना है। मैं भी कुछ बनाना चाहती हूँ। पहले ये सीख, अपने ऊपर भरोसा रखना। काम तो मैं सिखा ही दूंगी। हमारा घर अब सिर्फ एक घर नहीं, एक प्रशिक्षण केंद्र है जहां हर बहू, हर बेटी अपने सपने सिल सकती है। एक सुबह प्रियंका ऑफिस से लौटती है। उसके हाथ में एक बड़ा लिफाफा है। वह थोड़ा भावुक और उलझी हुई है। शांता देवी और विनय पास बैठते हैं। प्रियंका, ये क्या है? तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही। ये राज्य महिला प्रेरणा सम्मान है। सरकार की तरफ से उन्होंने हमारे काम को देखा, हमारी बातों को सुना और मुझे ये पुरस्कार देने के लिए चुना है। बेटा, ये तो बड़ी बात है। हम सबका सपना साकार हो गया। मम्मी जी, लेकिन ये सम्मान मुझे नहीं, आपको मिलना चाहिए। आपने मुझे आजादी दी, विश्वास दिया और एक माँ की तरह मेरे साथ खड़ी रही। प्रियंका, तुम दोनों ने मिलकर ये रास्ता बनाया है, पर ये सोच बस तुम्हारे दिल वाली ही हो सकती है। पुरस्कार की तारीख नजदीक आती है। आयोजक प्रियंका को फोन करते हैं, लेकिन वह मना कर देती है। सब हैरान रह जाते हैं। मैडम, आप क्यों मना कर रही हैं? ये पुरस्कार पूरे राज्य का सबसे बड़ा महिला सम्मान है। क्योंकि जो असली हकदार हैं, वो आज भी मंच पर बोलने से झिझकती हैं। मेरी सासू माँ, उन्होंने मेरे लिए रास्ता बनाया और मैं तो सिर्फ उस पर चली हूँ। ये सम्मान अगर किसी को मिलना है तो वो मेरी सासू माँ को मिलना चाहिए। पुरस्कार समारोह के दिन प्रियंका और परिवार मंच पर आते हैं। सभी दर्शक तालियों से उनका स्वागत करते हैं, पर प्रियंका मंच पर जाकर आयोजकों से माइक लेती है। और मैं यह आप सभी के सामने आकर कहना चाहती हूँ, ये सम्मान मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी कामयाबी की नींव वो है जो पर्दे में रही लेकिन हर दिन मेरा साथ खड़ी रही, मेरी सासू माँ। पूरा हॉल शांत हो जाता है। आज मैं खुद मंच से नीचे उतरकर उन्हें ऊपर बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि यही है सच्चा मान। नहीं बहू, मैं तो बस। माँ, आज आप मेरी नहीं, मैं आपकी बेटी बनने का गर्व चाहती हूँ। तालियों की गूंज के बीच शांता देवी धीरे धीरे मंच पर आती हैं। आयोजक उन्हें पुरस्कार देते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अगले दिन अखबार की हेडलाइन होती है, एक बहू ने दिखाई असली बेटी की मिसाल, पुरस्कार माँ को समर्पित। देखा, अब तो सच में लोग बदल गए हैं। पहले तो बहुएं रोती थीं, अब सासें गर्व से मंच पर खड़ी है। और सबक भी मिला, इज्जत देने से बढ़ती है, छीनने से नहीं। शाम को परिवार एक साथ बैठा है। हलवा बना है, फूलों की सजावट है, सबके चेहरे पर खुशी है। मुझे आज असली सफलता का मतलब समझ आया, जब अपने गर्व से मुस्कुराते हैं। आज मेरी दादी स्टार बन गई ना? नहीं रे पगले, तेरी मम्मा ने मुझे स्टार बनाया है। नहीं माँ, आपने मुझे रोशनी दी, मैं तो बस उस रोशनी को दिखा पाई। एक दिन शांता देवी को अपने पैतृक गांव से चिट्ठी आती है। गांव की प्रधान महिला रेखा उनसे मिलना चाहती है। प्रियंका पत्र पढ़कर उत्साहित होती है। माँ देखिए, गांव में महिला पंचायत की तरफ से बुलावा आया है। वो चाहती है कि हम गांव में कुछ महिलाओं को प्रशिक्षित करें। जिस गांव ने मुझे पाला, अब वही कह रहा है, आकर बेटियों को कुछ सिखाओ। ये तो सचमुच मेरी जिंदगी की कमाई है। तो तय हो गया, हम सब चलेंगे गांव। गांव पहुंचते ही ढोलन गाड़ों के साथ शांता देवी और प्रियंका का स्वागत होता है। महिलाएं फूलों की माला लेकर खड़ी होती हैं। शांता दीदी, आपने दिखा दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, असली बात तो सोच की होती है। और प्रियंका बहू, आप तो अब गांव की बेटियों के लिए आदर्श बन चुकी हैं। बस हम वो बन गए जो एक दूसरे के लिए कभी नहीं थे, और फिर हम बन गए, एक माँ, एक बेटी और एक टीम। गांव में एक पुराना पंचायत भवन अब शांति महिला केंद्र में बदल दिया गया है, जहां महिलाएं सिलाई, डिजाइन और आत्मनिर्भरता सीख सकेंगी। ये सिर्फ एक सिलाई केंद्र नहीं है,
ये एक सोच है जो हर घर की चुप होती औरतों को आवाज देना सीखेगी। यहाँ कोई सास बहू नहीं, सब एक दूसरे की बहनें होंगी और हम सब एक दूसरे की ताकत बनेंगी। एक दिन केंद्र में एक युवा बहू कविता आती है, पीछे पीछे उसकी सास मंजू देवी, लेकिन दोनों के बीच तनाव साफ दिखता है। इसको सिलाई नहीं सीखनी, घर का काम नहीं आता, अब ये बाहर क्या सीखेगी। मैं बस कुछ बनना चाहती हूँ, खुद के लिए और आपके लिए भी। कविता, मंजुला, क्या आप दोनों कुछ देर के लिए हमारे साथ बैठेंगी? आपको एक कहानी सुनानी है। प्रियंका और शांता देवी मंच पर बैठती हैं। बाकी महिलाएं भी एकत्र होती हैं। प्रियंका अपनी कहानी सुनाती है, वो कैसे एक समय में झुकती रही, टूटती रही, लेकिन जब शांता देवी ने उसका हाथ थामा तो जिंदगी बदल गई। हमने जब एक दूसरे की बातें सुनी तो लड़ाई कम हुई और प्यार बढ़ा। मैंने माँ में अपनी माँ देखी और माँ ने मुझ में अपना सपना। बेटा, अगर तू कोशिश कर रही है तो तेरा हक बनता है कि कोई तुझे रोके नहीं, और ये काम सबसे पहले सास का है। शायद मैं ही गलत थी, मैंने तुझे मौका ही नहीं दिया। चल, आज से तू मेरी बेटी और ये केंद्र तेरा नया रास्ता। सभी महिलाएं तालियां बजाती हैं। कविता रोते हुए अपनी सास धन्यवाद करती है। आरव और गांव के कुछ युवा भी इस पहल में जुड़ जाते हैं। वे सोशल मीडिया पर शांति केंद्र के लिए प्रमोशनल वीडियो बनाते हैं। एक नई सोच सबको जोड़ रही है। दादी, मम्मी, अब तो मैं भी एक वेबसाइट बनाऊंगा और मैं एक एप्लीकेशन बना दूंगा जहां महिलाएं ऑर्डर भी ले और बेच भी सके। अब ये विरासत सिर्फ कहानियों में नहीं, असली जिंदगी में चलती रहेगी। शांति महिला केंद्र को 1 साल हो गया है। कई गांवों में इसकी शाखाएं खुल चुकी हैं। मंच पर एक बड़ी सभा हो रही है और मंच पर बैठी हैं शांता देवी, प्रियंका, मंजू देवी और कविता। कभी जो सास बहू टीवी के झगड़े का हिस्सा बनती थी, आज वे गांव की रीढ़ बन चुकी हैं। इस विरासत को सलाम। अब मेरा सपना है हर गांव में एक प्रियंका हो और हर प्रियंका के पीछे एक शांता, और हर एक कविता को मौका मिले एक मंजू माँ की गोदी में दोबारा जन्म ले। 1 साल बाद आरव की शादी हो चुकी है। उसकी पत्नी अनवी पहली बार घर आती है। सबके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन अनवी का व्यवहार थोड़ा अलग है। वह बहुत कम बोलती है, किसी से खुलती नहीं। बेटा, ये हलवा तुम्हारे लिए, माँ ने खुद बनाया है, खाओ तो जरा। जी, अच्छा है, थैंक यू। बहू तो बड़ी चुपचाप है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं? नहीं है ना माँ, कुछ दिनों में खुल जाएगी, जैसे मैं खुली थी आपकी ममता से। कुछ दिनों बाद प्रियंका को पता चलता है कि अनवी हर बात पर फोन पर अपनी माँ से राय लेती है। छोटी छोटी चीजों में भी वह ससुराल को संदेह की नजर से देखती है। नहीं, कभी कभी अपने फैसले खुद लेना चाहिए, हर बार मायके से सलाह लेने की जरूरत नहीं। ये भी तो तुम्हारा घर है ना। मम्मी जी, आप मेरी सोच को कंट्रोल करना चाहती हैं। मैं जैसी हूँ वैसी रहना चाहती हूँ। अगर ये घर है तो मेरी पहचान भी बनी रहनी चाहिए। बहू का अपने साथ जुड़ाव लाना है, ना कि उसे बदलने की कोशिश करनी है। तू तो मेरी बेटी बनी, क्या अब तू एक माँ नहीं बन सकती? शांता देवी अनवी को अकेले बिठाकर बातें करती हैं। उनके बीच एक सास बहू से ज्यादा 2 औरतों की बात होती है, जो अलग अलग समय से हैं, लेकिन दर्द एक सा है। मैं भी तेरी मम्मी जैसी थी, डरती थी कि कहीं मेरी बहू मुझे नजरअंदाज ना कर दे, पर जब मेरी बहू ने मुझे अपनाया तब मैं माँ बनी। मैं बस खुद को खोना नहीं चाहती। आजकल के रिश्तों में लड़कियों को बस एडजस्ट करने को कहा जाता है। तो फिर मिलकर नया रास्ता बनाते हैं ना, जिसमें कोई भी अपनी पहचान ना खोए, लेकिन साथ भी ना छूटे। एक दिन प्रियंका को ग्लोबल विमेन एम्पावरमेंट समिट साउथ कोरिया से आमंत्रण आता है, अपने मॉडल को दुनिया के सामने पेश करने के लिए। घर में उत्साह है, लेकिन माँ, ये देखिए, हमें विदेश से बुलावा आया है। हमारा मॉडल अब पूरी दुनिया देखेगी। अब कोई नहीं कहेगा कि सास बहू का रिश्ता सिर्फ टीवी का ड्रामा है। चलो बेटी, अब हम अपनी कहानी अंतर्राष्ट्रीय बनाएं।
लेकिन मम्मी जी, अगर आप दोनों बाहर जाएंगी तो घर का क्या होगा? और अगर मैं कुछ अलग करने की कोशिश करूंगी तो? प्रियंका और शांता देवी विदेश यात्रा पर निकलती हैं। अन्वी अकेले घर संभालती है। कुछ छोटी बातें होती हैं, जैसे नौकरानी नहीं आती, बिजली का बिल नहीं भरा, आरव की तबीयत बिगड़ जाती है। अन्वी तनाव में आ जाती है। मम्मी जी, मुझसे नहीं हो पा रहा, हर चीज गलत हो रही है। अवनी, बस तू खुद पर विश्वास रख। ये घर तेरा है और तू सक्षम है। गलती सब करते हैं, पर वही सीखते हैं जो डरते नहीं। बेटा, जब तू गिरे तो डर मत। हमने भी गिर गिर कर ही चलना सीखा था। और बेटियां जब उठती है ना, तो सारा घर संभल जाता है। प्रियंका और शांता देवी जब लौटती हैं, तो अन्वी का चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा होता है। उसने न सिर्फ घर संभाला, बल्कि केंद्र के लिए भी एक नया डिजिटल कैटलॉग बना दिया है। अरे वाह, ये वेबसाइट पर ऑर्डर तो बढ़ रहे हैं। अन्वी, ये सब तूने किया? बस मम्मी जी और दादी माँ की विरासत को अपना बना लिया। अब मैं सिर्फ बहू नहीं, इस कहानी का हिस्सा बन गई हूँ। अब तू भी उसी राह पर चल रही है जिस पर कभी मैं चली थी, और अब तू अपनी नई शुरुआत की कहानियाँ लिखेगी। ग्लोबल विमेन समिट में प्रियंका और शांता देवी मंच पर भाषण दे रही हैं। हॉल तालियों से गूंज रहा है। स्क्रीन पर 3 पीढ़ियों की फोटो दिखाई जा रही है, शांता, प्रियंका और अन्वी। हमने बदलाव खुद से शुरू किया, लेकिन साथ में चलकर उसे दुनिया तक पहुंचाया। अब हमें फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है, क्योंकि हमारी सोच अब नई पीढ़ी तक पहुंच चुकी है। रिश्ते अगर जिंदा रखने हैं, तो उनमें सांसें भरो। बहू से बेटी तक का सफर आसान नहीं, पर नामुमकिन भी नहीं। प्रियंका, शांता देवी और अन्वी मिलकर एक टीवी प्रोडक्शन टीम के साथ देश भर में यात्रा शुरू करते हैं। उनका उद्देश्य महिलाओं की सच्ची कहानियाँ सुनना और साझा करना है। हम सिर्फ अपनी कहानी नहीं बताएंगे, बल्कि उन लाखों महिलाओं की कहानी बताएंगे जो चुपचाप घर परिवार से बाहर निकलकर कुछ कर रही है। हर गांव में एक कहानी है, हर शहर में एक संघर्ष है, और हम उसे एक आवाज देंगे। माँ, दादी, मुझे लगता है ये सफर हम तीनों के लिए भी बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। झांसी के एक छोटे से गांव में वे पहुंचते हैं, जहां महिलाएं अपने छोटे व्यवसाय चलाती हैं, जैसे हस्तशिल्प, सिलाई और खेती। पहले तो हम लोगों को लगता था लड़कियां काम नहीं कर सकती, लेकिन अब जब हम अपने पैरों पर खड़ी है, तो हमें भी समाज में सम्मान मिलता है। यहाँ की महिलाओं ने मुझे दिखाया कि बदलाव के लिए बड़ा शहर जाना जरूरी नहीं, हिम्मत और मेहनत से सब कुछ संभव है। आप तीनों के बीच सास बहू के झगड़े कैसे खत्म हुए? हमने सीखा कि प्यार और समझदारी से हर मुश्किल आसान हो जाती है। जब हम एक दूसरे के दर्द को समझने लगे, तो लड़ाई खुद ब खुद खत्म हो गई। रिश्तों में संवाद सबसे जरूरी है। बोलो, सुनो और साथ चलो। अन्वी डिजिटल मीडिया की मदद से उनकी कहानियों को सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। देखिए, हमारी कहानियाँ अब सिर्फ गांव तक नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। अब तो हमारे केंद्र के ऑनलाइन ऑर्डर भी बढ़ गए हैं। इस डिजिटल जमाने में हमारी आवाज और भी दूर तक जाएगी। तीनों महिलाएं दिल्ली में एक बड़े महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में आमंत्रित होती हैं। उनके अनुभव और कहानी को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाता है। शांता देवी, प्रियंका और अन्वी जी, आप तीनों ने एक मिसाल कायम की है। आप जैसे परिवार देश की असली ताकत हैं। धन्यवाद। हम सबकी कहानियाँ मिलकर ही एक बड़ा बदलाव लाती है। घर पर लौटकर परिवार के बीच बातचीत में बदलाव आता है। आरव भी अन्वी और प्रियंका के साथ बेहतर संवाद करता है। माँ, अब मैं समझता हूँ कि परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, बल्कि समझ और सम्मान का रिश्ता है। और मैं अब खुलकर अपनी बात कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी सुनवाई होगी। ये तो हमारी असली जीत है, जब हम सब एक दूसरे की आवाज बन जाते हैं। तीनों महिलाएं मिलकर गांव में एक नया स्कूल खोलने की योजना बनाती हैं, जहां लड़कियों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा भी दी जाएगी। हमारी कहानी का सबसे बड़ा मकसद यही है, हर लड़की को मौका मिले, हर बहू को सम्मान मिले, और हर सास बहू के रिश्ते में प्यार और समझदारी बनी रहे।
यही हमारी विरासत है और यही हम आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते हैं।